अन्नदाता पग पग पर है संग तुम्हारे, अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम किसानों के लिए है फायदेमंद। टमाटर की खेती से किसान हुआ मालामाल। आज की खेती में अगर लाभ लेना है तो खेतीबाड़ी में आधुनिकता का प्रयोग किसानों को करना ही पड़ेगा और बेहद से किसान अब इन तकनीकियों को अपना भी रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अब ऑटोमेटिक सिंचाई पद्धति विकसित की है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब किसानों को सिंचाई करने के लिए खेत में नहीं रुकना पड़ेगा। इस पद्धति से पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई ऑटोमेटिक होने लगेगी और जरूरत पूरी होने पर स्वयं बंद भी हो जाएगी। इस तकनीक में और क्या खासियत है, किसान इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जल जो है हमारे सारे फसलों में उपयोगी है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूं है, चाहे सब्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंचाई की पद्धति को और बेहतर बनाना है। उसके लिए जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसे हमें एडवांस करने की ज़रूरत है, उसमें जो है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्वचालित जो इरिगेशन सिस्टम है उसे हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों एवं बहनों को जो है बहुत लाभ होगा। सिंचाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। जो अच्छी पद्धतियां हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसी में एक आधुनिकता, एक और इम्प्रूवमेंट ये आया है कि हम स्वचालित इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई हैं जो अपना स्वचालित खेतों में स्वचालित नल, स्वचालित सिंचाई की प्रणाली को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बेहद नई सिंचाई प्रणाली है जिसमें सेंसर की मदद से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार का पता कर स्वतः ही पौधों की जड़ों के पास पानी को ड्रिप सिंचाई की मदद से दे दिया जाता है। स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयोग होने वाले सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतः पारंपरिक ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ एक सिंचाई कंट्रोलर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, टाइमर या नियंत्रक, सिंचाई के वाल्व, भूमिगत पाइपिंग, छिड़काव करने वाला सिर व मृदा नमी सेंसर को भी उपयोग में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है और इसमें
जो है ये लोकली बनाया भी जा सकता है, इसका उत्पादन बनाया भी जा सकता है। इसे जो नॉर्मल इसके लिए जो विषय का नॉलेज लगता है वो है बेसिक फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है हमारा C++ प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, सेंसर्स का यूज़ होता है और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। मान के चलिए एक सिंचाई अगर छोटा सा अगर हम छोटे 10 बाई 10 का अगर या 10 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। एरिया बढ़ने पर खर्च बढ़ सकता है। इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने में, तो माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आर्डिनो हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, 8051 हो सकता है, या फिर रिले जो कि एक स्वचालित स्विच हम उसे कह सकते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है निर्देश पाता है। और बाकी सेंसर है, अगर सॉइल मॉइस्चर के आधार पे हमें इरिगेशन करना है तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ करेंगे, और अगर समय के आधार पे यानी कि अगर हर 5 दिन पे अगर सिंचाई देनी है तो अगर समय के आधार पे जो है स्वचालित करना है तो फिर हमें RTC मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। इसकी लागत लगभग आप अगर एक पॉली हाउस, एक नॉर्मल साइज़ पॉली हाउस के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसे आप इंस्टॉल अगर करते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगी। स्वचालित सिंचाई प्रबंधन प्रणाली एक अत्याधुनिक सिंचाई प्रणाली है। स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनी कम लागत और उच्च जल दक्षता के कारण लोकप्रिय होती जा रही है। पानी, उर्वरक और श्रम पर पैसे की बचत करते हुए स्वचालित सिंचाई से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की सतहों और पौधों के शीर्षों को कम भिगोने के परिणाम स्वरूप खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम खर्च है उसका, और मेंटेनेंस भी उसका कम है, और इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं आती है। और जो इससे क्या होगा कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उन्हें हर 2 दिन पे अगर सब्जी में पानी देना हो तो उन्हें बार बार उसे पंप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो स्वचालित सिस्टम में क्या होगा कि हमारा नल स्वयं चलेगा और स्वयं ही बंद होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो समय अपना इरिगेशन करने में व्यर्थ करेंगे, उस समय को का उपयोग करके वो कोई और काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नमी जो है एक लेवल तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने आप स्वयं ही वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, किसानों का समय भी बचेगा कि उन्हें बार बार इरिगेशन सिस्टम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन अगर दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं स्वचालित सिंचाई सिस्टम को, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तकनीक को लगाने के लिए जो है आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
रामगढ़ के मुराम कला गांव के किसान मिथिलेश महतो टमाटर की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। इन्होंने टमाटर की ऐसी किस्म की खेती की है जिससे पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही इस टमाटर का अचार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और टमाटर के इस किस्म के फलों को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग लगभग भारत के हर घर में किया जाता है। इसलिए टमाटर की फसल किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि इसकी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए किसानों के पास हर मौसम में पर्याप्त मौके होते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की अधिक आवक और इसके जल्दी खराब हो जाने के कारण किसानों को घाटा भी उठाना पड़ता है। पर कृषि वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक ऐसी किस्म विकसित कर ली है जो तोड़ने के बाद कम से कम 1 महीने तक खराब नहीं होती। रामगढ़ के मुराम कला गांव के किसान मिथिलेश महतो टमाटर की इसी किस्म की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। रामगढ़ के किसान टमाटर की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैं जिस अभी खेत में मौजूद हूँ, ये आम टमाटर नहीं है, इस टमाटर का अचार भी बनता है। आप सुनकर आश्चर्य में पड़े होंगे कि इस टमाटर का अचार कैसे बन सकता है। बताना चाहेंगे कि यह कुंदन किस्म का टमाटर है जो 6 फीट ऊंचाई की होती है। देख सकते हैं किसान से भी ऊंचा ये टमाटर का पौधा है और एक पौधे में लगभग 10 से 15 केजी टमाटर उत्पन्न होता है और इससे अचार भी बनाया जाता है, इसकी चटनी भी बनती है और ये कहीं न कहीं और दूसरे इसमें भी इस्तेमाल होता है। खास करके यहाँ सीधे बात कराते हैं किसान से, क्या क्या खासियत है इस टमाटर का? ये चियाताई का कुंदन टमाटर है। ये मतलब बहुत ही सॉलिड होता है। ये सहन शक्ति इसका 1 महीना के करीब होता है और इसका मतलब 1 महीने तक ये ठीक रहता है? हाँ, पकने के बाद 1 महीना तक कहीं भी हम भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और इसका अभी तो कच्चा टमाटर का भी मांग हो रहा है अचार के लिए, तो मेरा खेत से सीधे कच्चा टमाटर ले जा रहा है अचार बनाने के लिए सब। अच्छा। और ये 10 से 12 केजी अभी हम ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अगर स्टैकिंग करते हैं इसको हम तो 20-25 केजी इसका जाता है ऊपर एक पौधा में। अच्छा, अच्छा। लेकिन स्टैकिंग बांस कम होने की वजह से तार लगा के हम रस्सी से किए हैं तो इसका शाखाएं टूट जाती है, फल ज़्यादा होता है तो झुक जाता है, जिससे टूट जाता है, जिसके कारण तो हम व्यापारी सीधे खेतों में आते हैं या बाजार लेके बेचते हैं? बाजार भी ले जाते हैं, कभी खेत पे भी आते हैं और ये कच्चा टमाटर के लिए तो खेत में ही आ रहे हैं। मिथिलेश बताते हैं कि टमाटर की इस किस्म के एक पौधे से लगभग 10 से 15 किलो तक टमाटर की पैदावार होती है। टमाटर की ये किस्म काफी लंबी होती है, इसलिए पौधों को सहारा देने की जरूरत होती है। इसके लिए बांस और रस्सियों से सहारा देना पड़ता है, तभी पौधों में अधिक फल लगते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मिथिलेश टमाटर की खेती जैविक तरीके से करते हैं। इस टमाटर की खासियत ये है कि इस टमाटर का इस्तेमाल सलाद, चटनी, सब्जी बनाने में तो होता ही है, साथ ही इस टमाटर का अचार भी बनाया जा सकता है। हम प्रॉपर जैविक करते हैं, एक भी मतलब केमिकल पेस्टिसाइड से लेके उर्वरक कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आपने सुना एक टमाटर जो है टूटने के बाद 1 महीने तक सही सलामत रहता है, ट्रांसपोर्टिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती है। अब देख सकते हैं एक महिला भी इनके साथ, इनकी वाइफ है, सीधे बात कराते हैं। टमाटर की खेती से आर्थिक रूप से संपन्न बन रही हैं? जी हाँ, मैं टमाटर ये जो पूर्ण जैविक तरीके से है और इसे खाने से इसका स्वाद का पता चलता है कि कैसा टमाटर है। अच्छा। और बच्चे जब भी यहाँ खाते हैं तो ये एप्पल समझ के खाते हैं। अच्छा, और इसका अचार भी बनता है? जी हाँ, अब तक तो मैंने सुना था कि आम का, आंवला का अचार बनता है। नहीं, इस बार कच्चा टमाटर का भी अचार के लिए ले गया है। अच्छा, बाजार भी यहाँ से जाता है? हाँ, बाजार भी जाता है। इसलिए भी टमाटर के इस किस्म की मांग बाजार में अच्छी है। रामगढ़ के मुराम कला के किसान मिथिलेश के यहाँ टमाटर की खेती को देखकर अब आसपास के दूसरे किसान भी टमाटर की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन एक व्यवसाय है जो कि छोटे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होता है। बेहद कम जगह और बेहद थोड़ी सी लागत से इस व्यवसाय के द्वारा अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी इनमें कई घातक बीमारियां होने लगती हैं जिससे इनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में बकरियों को बीमारियों और उनके बचाव के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरी आप पालन कर रहे हैं तो आप जान लें कि बकरियों में सामान्यतः कृमि की परेशानी काफ़ी होती है। आप देखेंगे जब कभी भी आप 20 से 25 बकरियां झुंड में पालते हैं, एक जगह पर पालते हैं, तो बकरियों में रीइन्फेस्टेशन ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवी का पुनः संक्रमण काफ़ी देखने को मिलता है और इसके वजह से बकरियों के बढ़वार में काफ़ी दिक्कत होती है और अपेक्षाकृत जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग चाहना चाहते हैं, वो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 4 माह पर एक कृमिनाशक दवा फेनबिंडाजोल हो, सबसे सेफ है, जो आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती बकरियां नहीं हैं तो आजकल मार्केट में फेनबिंडाजोल आइवरमेक्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है। उसके शरीर भार के हिसाब से साल में प्रत्येक 4 माह पर अवश्य दें। निमोनिया लक्षण, यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ लें बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। बचाव एवं उपचार, खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। बकरियों में जो अभी का समय है कि आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में PPR का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले PPR रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में PPR की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को PPR का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर PPR हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दवा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। FMD, खुरपका मुंहपका बीमारी, यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं।
प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणता बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएं। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो नियमित रूप से ये 2 टीकाकरण और आप जो 4 महीने पर कृमिनाशक दवा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आलोली, जिला खगड़िया के कृषक मुरली लाल ने। ये ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल सभी किसान भाई जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ज़मीन नहीं है तो उनके लिए बहुत सटीक उपाय है कि वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करें। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम कैसे उगाना है। तो इसको उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर कोई कच्चे का मकान खाली पड़ा हुआ है या पक्के का कमरा कोई खाली पड़ा है तो उसमें आप ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं, या फिर एक झोपड़ी बना के भी आप उगा सकते हैं। इसके लिए आपको जो जैसे अपने गेहूं का भूसा हुआ, और मान लीजिए वो नहीं है आपके पास, धान की पुआल है, तो उसको भी आप एक बराबर छोटी उसमें लंबाई में काट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके और उसके ऊपर आप मशरूम का बीज डाल के और फिर इसकी बिजाई करके पन्नियों में इन मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। तो मशरूम का जो बीज रहता है उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। और आप देखिए कि इसका मतलब आपको कुछ भी इसमें लागत नहीं आएगी, ना कि बराबर लागत आएगी, और इसमें आपको कोई मेहनत का कार्य भी नहीं है। आप इत्मीनान से आप पहले जो आपका मशरूम का बेस है, मतलब गेहूं का भूसा हुआ या धान का पुआल है, उसको आप पहले तैयार करना है। तो उसको आप जैसे फॉर्मेलिन और बेविस्टिन से आप ट्रीट करके उसको आप बिल्कुल उसमें सारे कीटाणु जो भी हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए भूसा को 12 घंटे पहले मतलब फुलाना पड़ता है, और जब फुलाते हैं तो उस पानी में आपको एक निश्चित मात्रा में फॉर्मेलिन और बेविस्टिन का से उपचारित करना पड़ता है। फिर 12 घंटे के बाद इसका पूरा पानी अपन निकाल देते हैं और इस साफ भूसे को फैला के और फिर उसका थोड़ा सा हल्का उसका मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, नमी उसमें से ख़त्म करते हैं। और फिर जब एक आपको लगने लगता है कि हाँ ये अर्ध सूखा टाइप का आपका भूसा, ट्रीटेड भूसा तैयार है, तो इसको परत दर परत अपन पन्नियों में भरते हैं। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है, और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। जैसे मशरूम को अपन को उगाना है तो उसके लिए आप कहीं भी दुकान में जाएंगे तो आप 5 किलो की जो पन्नी रहती हैं, 5 किलो शक्कर वाली पन्नी, आप उसको खरीद सकते हैं। और आपको जो उपचारित भूसा है उसको मान लीजिए आप जैसे 5 सेंटीमीटर करीब आपने उपचारित भूसा भर लिया पन्नियों में। फिर आप एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बीज को ऐसे घुमा के आप उसको एक परत आपने, एक लाइन आपने बीज की डाल दी। फिर उसको
एक परत आपने फिर भूसा का डाला, फिर उसके ऊपर बीज को डाला, तो समझिए आप, और बहुत अच्छे से आपको इसको दबा दबा के प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि उन पन्नियों में 5 परत आपकी भूसे की रहती है और 4 परत आपकी मशरूम बीज की रहती है। और फिर ऊपर से आपने इसको बांध देना है रबर बैंड से अच्छे टाइट से, और फिर इसमें याद से आप इसको छेद ज़रूर करें, नहीं तो ये अपने अंदर ही खुद ही गल के पूरा ख़राब हो जाएगा मशरूम आपका। तो आप ये सावधानियां ज़रूर से अपनाएं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। जैसे मशरूम आपने उगने के लिए रखा है, तो जो कमरा है उसको 20-21 दिन तक बिल्कुल अंधेरा वहाँ बनाए रखें। और आप देखें कि एक बार जैसे पन्नी में से आपके थोड़े से मशरूम थोड़े बहुत निकल आए हैं 4-5, उस समय किसी तेज़ धार वाली चाकू से आप इन पन्नियों को काट के अलग कर दें। और वो जो भूसा है, भूसा पूरी तरह से आपका देखिएगा संगठित हो जाएगा और पूरा सफ़ेद कवक जो मशरूम का कवक है उसकी तरफ, तो वो एक पोटली नुमा पूरा तैयार हो जाएगा। और उसको आप हमेशा मॉनिटर करें और उसको देखते रहें कि उसमें अगर नमी की कमी है तो थोड़ा हल्का फुल्का आप उसमें स्प्रे के माध्यम से उसको स्प्रे करें, पानी उसमें डाल दें। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं आएगा और बस आप मतलब समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा होगा। एक पन्नी से लगभग आपको 2 से 2.5 किलो मशरूम उत्पादन होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।